बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे 18वीं तरमीम के ऊपर क्यों एक मरतबा फिर सवालात उठाए जा रहे हैं, बात की जा रही है। और जब इस पे बात की जाती है तो पीपल्स पार्टी क्यों इसको अपनी ज़िंदगी, अपनी सियासी ज़िंदगी या सियासी मौत का मसला समझती है और कहती है कि हर चीज़ पे बात कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं किसी चीज़ पे बात हो सकती तो वो 18वीं तरमीम है। 18वीं तरमीम पे अगर बात की तो जो है वो बिलावल साहब कहते हैं कि ठोकर मार के और मैं हुकूमत को घर भेज दूँगा और ये कर देंगे और वो कर देंगे। देखें, 18वीं तरमीम जब आज से 9-10 बरस पहले हुई तो बज़ाहिर उसमें चीज़ें बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी चीज़ थी कि आप इख्तियारात सूबों को दें, सूबे इख्तियारात जो हैं वो नीचे ज़िले की सतह तक देंगे और इख्तियारात की डेवल्यूशन ऑफ पावर हो और चीज़ों बेहतर अंदाज से मामलात को चलाया जा सके। बज़ाहिर ये चीज़ें अच्छी थी, लेकिन वो मामला जिस पे आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों एक पेज पर हों तो वो चीज़ माना नहीं जा, दिल नहीं मानता कि वो चीज़ कौम के भले के लिए की गई होगी या उसकी इनकी नीयत सोच जो है वो कौम के भले के लिए होगी। ये दिल बहरहाल इस चीज़ की गवाही नहीं देता। और दिल क्यों गवाही नहीं देता? आपने जरदारी साहब के मामलात पढ़ने हो तो 25 वॉल्यूम की GIT है, फेंक के ऊँट वाली, वो पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि उनको के दिल में कौम का कितना दर्द था। मियाँ नवाज शरीफ साहब का मामला आपने पढ़ना है, पनामा की 9 वॉल्यूम्स पड़े हुए हैं, 10वां सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद किया हुआ है, वॉल्यूम नहीं ओपन हुआ, तो वो 9 वॉल्यूम पढ़ लें GIT के, तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि मियाँ साहब ने कौम के लिए कितना सोचा और अपनी औलाद के लिए, अपनी करप्शन, लूट मार और ज़ाती असासर जायदादों के लिए जो है वो कितना सोचा। और ये दोनों एक पेज पर इसलिए भी थे, 18वीं तरमीम के वक्त एक पेज पर ओपनली आ गए थे, वरना अंदर से ये एक थे, बाहर से लड़ाई करते थे। वो एक बारी वो लेते थे, एक बारी वो लेते थे, वो उनको चोर कह के इक़्तिदार में आते थे, वो उनको चोर कह के इक़्तिदार में आते थे, और जब इक़्तिदार में आ जाते थे दोनों एक दूसरे के केसेस के ऊपर मुकम्मल उनको रियायत देते थे, केसेस बंद रखते थे, कोई एहतसाब नहीं होता था। 2008 से लेकर 2013 तक नवाज शरीफ साहब ने बहुत नारे लगाए कि जरदारी ये भी लूट के खा गया, ये भी खा गया, पता नहीं इसके पेट का दोज़ख कब भरेगा। वो उनकी शोरे आफाक, उनकी तकारीर वो जो उन्होंने 2012-13 में की थी इलेक्शन से पहले कि ये जरदारी बिजली खा गया, आटा खा गया, ये कर दिया, वो कर दिया। और फिर नवाज शरीफ साहब जब 2013 में वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, उसके बाद आप 5 साल में देख लें कोई एक केस जो उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब का खोला हो या कोई उनके खिलाफ कार्रवाई की हो। जितने वो स्कैंडल्स 2008 से 2013 तक जिनका वो जिक्र करके लोगों से अपने हक में वोट मांगते थे, अपना कारकुन बनाते थे, लोगों को अपने एहसास दिलाते थे, उनमें से एक चीज़ भी उन्होंने टेकअप नहीं की और कोई कार्रवाई नहीं की। और एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ, ऊपर से तो ये बयान देते थे, लेकिन आप वो केस आपको याद होगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जरदारी साहब जब सदर पाकिस्तान बने तो मियाँ साहब ने उनको फरमाइश भेजी कि जरदारी भाई वो अपना जो गाड़ी 98-99 में मेरे पास थी एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो किसी मुल्क ने गाड़ी दी थी, मैं वो वीडियो तफसील से कर चुका हूँ, वो गाड़ी मुझे चाहिए। जरदारी साहब ने वो गाड़ी उनको दी तोशाखाना से या सरकारी जिस भी वो उसमें थी, और गाड़ी दी, और गाड़ी के पैसे मियाँ साहब से लेने की बजाय अपने एक अकाउंट से दिए। और वो बात कैसे पकड़ी गई, जब उनके फेक अकाउंट पकड़े गए उसमें देखा गया कि किन किन को ट्रांजैक्शंस हुई, तो उनमें एक ट्रांजैक्शन नवाज शरीफ के नाम पे हुई थी। तो पता चला कि ये मियाँ साहब को गाड़ी पसंद थी। मियाँ साहब जलावतनी के बाद आके उनको वो कारकुन याद नहीं थे जिन्होंने उनके लिए मारें खाई, जिन्होंने उसके बाद मुशर्रफ ने, ज़ाहिर है कुछ लोगों को कहा जाता है कि मुशर्रफ के दौर में बहुत टारगेट किया गया कि वो नवाज शरीफ के साथ क्यों रहे, नवाज शरीफ का साथ क्यों दिया। मियाँ साहब को उनकी फ़िक्र नहीं थी, सब कुछ भूल गए थे, लोगों ने उनके लिए क्या कुर्बानियाँ दी, क्या नहीं दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मियाँ साहब को एक बात याद थी और वो ये थी कि वो गाड़ी बड़ी आला थी जिसमें मैं बैठा करता था, जो मेरे ज़ेर इस्तेमाल थी। जरदारी भाई ने, आसिफ भाई ने वो गाड़ी दी और जरदारी भाई ने वो पैसे अपने अकाउंट से दिए और बाद में पता चला कि वो भी फेक अकाउंट से थे। और फिर अब जरदारी साहब के शरीक मुल्ज़िम है नवाज शरीफ साहब उस केस में। अब मसला ये है कि नीचे तक इख्तियारात इन्होंने क्या देने थे। आप पंजाब में देख लें, हमजा शहबाज साहब जो हैं वो बैठ के और DPOs लगाते थे, जो हैं वो बैठ के SHOs तक के फ़ैसले करते थे। शहबाज शरीफ साहब हर ब्यूरोक्रेट जो है, हर नीचे तक के मामलात शहबाज शरीफ साहब खुद देखते थे। और जहाँ तक फ़ंड्स की तकसीम का मामला है, 70% फ़ंड पंजाब का वो सिर्फ लाहौर पर खर्च किया। और फिर नवाज शरीफ साहब लिया में मुख्तलिफ जगहों पर जाके तकरीरें करते थे और कहते थे जिसने तरक्की देखनी है वो लाहौर आके देख ले। और 70% बजट लाहौर पर खर्च किया और बाकी 30% पूरे पंजाब के दीगर अजला पे खर्च किया। यही वजह है कि आपको सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो लाहौर में नज़र आते हैं। DHQs को, THQs को बेहतर नहीं किया। इस वजह से हमारे इलाकों में
ख़ासतौर पे साउथ पंजाब के इलाकों में किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई ऐसी सहूलियात ज़्यादा नहीं है। आपको मरीज़ों को बड़े हॉस्पिटल्स में ले जाना पड़ता है, निश्तर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। मियाँ वाली, बखर, लिया के मरीज़ों को आप निश्तर लेकर जाते हैं, और मियाँ वाली और बाकी जो इधर अगर आप आ जाएँ तो इन सारे मरीज़ों को, मियाँ वाली के भी बहुत से मरीज़ निश्तर जाते हैं और कुछ जो हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद आते हैं। उसके बाद आप ये देख लें, एक और जो चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब इस पर बहुत बार बात कर चुके हैं। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँ कि नून लीग वाले खुद ये कहते थे कि NFC वार्ड के ऊपर जो है वो नज़रसानी की जानी चाहिए। इमरान खान साहब ये फिगर दे चुके हैं कि 5500 अरब वफाक के पास इकट्ठा होता है, उसमें से या 5000 या 5500 अरब, उसमें से 2500 अरब जो हैं वो सूबों को चले जाते हैं, 2000 अरब जो हैं वो चले जाते हैं कर्ज़ों की किस्तों में, और बाकी जो हैं वो हमने डिफेंस बजट भी देना होता है। तो वफाक जो अपना जो वफाक तो हर साल जो है वो सैकड़ों अरब के खसारे में होता है, क्योंकि पैसे सारे के सारे जो हैं वो चले जाते हैं सूबों को। अब सूबों का मामला क्या है? सूबों का मामला ये है कि लेने की बारी तो वो ले लेते हैं पैसे, देने की बारी यानी अब जो बाहर से कर्ज़े लिए जाते हैं वो बाहर से कर्ज़े लेते हैं और वफाक लेता है, सूबों में तकसीम करता है। देने की बारी वफाक को चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। अभी आपने देखा कि इमरान खान साहब ने जब अपील की इंटरनेशनल कम्युनिटी से, तो उनका मजाक उड़ाएगा कि ये तो है ही भिखारी, ये तो भीख मांगता है। वो जो भीख मांगता है, वो भिखारी जो पैसे लाता है या वो जो कर्ज़ों के ऊपर रिलीफ मांग रहा है, उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा सूबों को होता है। और ये सूबों की मिसाल इसी तरह की है कि वो एक कहते हैं ना कि एक बंदा जब उसकी डेथ होने लगी तो सारे बेटे बैठे थे, तो उसने कहा कि कुछ चीज़ें मैं तुम्हें जो लेन देन के मामलात में बताना चाहता हूँ, मैंने फ़लाँ के पैसे देने हैं। तो छोटे जो भाई थे उन्होंने कहा जी बिल्कुल, ये बड़े भाई बैठे हैं बिल्कुल देंगे, मैंने फ़लाँ के भी देने हैं, मैंने फ़लाँ के भी देने हैं, मैंने फ़लाँ के भी देने हैं। जिसका वो कहते थे कि इसके देने हैं, वो कहते थे जी बिल्कुल ये बड़े भाई बैठे हैं बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह, आप बेफिक्र हो जाएं, आप परेशान ना हो। जब उन्होंने कहा कि मैंने फ़लाँ से लेने भी हैं, तो ये छोटे थे उन्होंने कहा अब आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह हम वो ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो लेने की बारी छोटों ने कहा जी हम ले लेंगे, देने की बारी बड़ा भाई जी वो देगा। तो यही यहाँ पे मामला चल रहा है, लेने के लिए आप ले लेते हैं, देने के लिए वफाक है। और फिर एक और मसला यह है कि नीचे तक पैसे जाते ही नहीं हैं, करप्शन की नज़र हो जाते हैं, लूट मार की नज़र हो जाते हैं। आज तक सूबों को ऑडिट नहीं हो सका कि शहबाज शरीफ साहब 10 साल तक 2008 से 2018 तक वज़ीर आला रहे, जितने उन्होंने पैसे खर्च किए कोई ऑडिट नहीं है कि वो पैसे कहाँ गए, कहाँ पे उन्होंने खर्च किए। पीपल्स पार्टी 2008 से 2018 तक और अभी भी वो हैं, वो आप देख लें, उनका कोई पता नहीं है कि वो पैसा कहाँ पे खर्च हुआ। लेकिन देखिए कोरोना ने दुनिया पूरी को बदल के रख दिया है। कोरोना से बहुत सी चीज़ें नज़र आई हैं, बहुत सी फ्लॉज नज़र आए हैं, बहुत सी चीज़ें आई हैं, जैसे बहुत से मुआहदे जो हैं वो रिव्यू होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी। आप देखेंगे कोरोना ने किस तरह से दुनिया को बदल के रख दिया है। आलम इस्लाम में देखें, खाना काबा बंद, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंद, मसाजिद बंद, मसाजिद में अगर जमात हो रही है तो 6 फुट के या 3 फुट के फासले पे हो रही है। यानी हर चीज़ के ऊपर रिव्यू हो सकता है, बात हो सकती है, नई चीज़ें आ रही हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर नहीं हो सकती बात तो वो 18वीं तरमीम पे बात नहीं हो सकती, 18वीं तरमीम पे जो है वो हम हर्फ नहीं आने देंगे। अब 18वीं तरमीम का मामला क्यों वफाक समझता है कि उनमें बहुत सारी चीज़ें जिन पर बात होनी चाहिए। वजह यह है कोरोना आने के बाद 144 अरब रखे, मज़ीद भी रखे जा रहे हैं, 1.5-2 करोड़ फैमिलीज़ को वफाक जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, सनतकारों को वफाक सपोर्ट कर रहा है, इंडस्ट्रीज़ को, मिलों को, सारों को वफाक सपोर्ट कर रहा है। आप कर्ज़ों के हवाले से वफाक पैकेज ला रहा है, सनतों के हवाले से कारोबारी हज़रात के लिए वफाक पैकेज ला रहा है, किसानों के हवाले से वफाक पैसे मुख्तस कर रहा है, वो जो गंदम खरीदनी है, हर चीज़ वफाक ने करनी है। इवन के डॉक्टर को किट्स वफाक ने देनी है, कोरोना के लिए टेस्ट के लिए किट्स वफाक ने देनी है, मशीनें वफाक ने देनी है। सब कुछ अगर वफाक ने करना है तो भाई ये सूबे जो है वो क्या कर रहे हैं? सूबों का क्या काम है? सूबों का सिर्फ ये काम है कि हर चीज़ वफाक करे और वहाँ पे आप NCC में बैठें, आप वहाँ पे मुशावरत में बैठें, बाहर निकल के आप सियासत शुरू कर दें कि हम तो कर्फ्यू लगाना चाहते हैं, हम तो लॉकडाउन सख्त करना चाहते हैं। इमरान खान सख्त नहीं करना चाहता, इमरान खान लोगों को मरवा रहा है, इमरान खान गलत कर रहा है। अच्छा, हालांकि आप आज़ाद हैं, 18वीं तरमीम के बाद आप लॉकडाउन सख्त कर सकते हैं, आप कर्फ्यू लगा सकते हैं। बिलावल साहब BBC को इंटरव्यू देते हैं, हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, वफाक नहीं करना चाहता, लीडरशिप नहीं है। और भाई आप लीडर हैं अपने सूबे के, आपने अपना सूबा चलाना है, आपके पास इख्तियार है। जो चीज़ें भी अच्छी हैं वो हमने की हैं, सिंध ने की हैं, जो बुरी हैं वो वफाक ने की हैं। तो भाई अगर आपने ये काम करना है फिर आप अपने इख्तियारात सरेंडर कीजिए, फिर आप सब कुछ वफाक के हाथ में दे दीजिए, वफाक जाने और उसका काम जाने। ठीक फैसले करेंगे तो क्रेडिट उनका होगा, गलत करेंगे तो उनको नुकसान होगा। तो इसलिए बहुत से फ्लॉज नज़र आए हैं, बहुत सी चीज़ें नज़र आई हैं, बहुत से कोऑर्डिनेशन में मामलात हैं।
मैं जो नेक्स्ट वीडियो आज करूंगा वो मैं हसनात मलिक साहब के साथ करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने कौन कौन से मामलात में अदालत ये समझती है कि वफाक एम्पावर होना चाहिए, उसको मजबूत होना चाहिए, सूबों के पास चीज़ें नहीं होनी चाहिए और कानून साजी के इख्तियार वफाक के पास होने चाहिए। वो मैं नेक्स्ट वीडियो करूँगा। तो ये सारे मामलात हैं जो मैंने आपको बताया। बहुत से फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। ये नहीं है कि 18वीं तरमीम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहता है वफाक, सिर्फ वो ये करना चाहते हैं कि जिन जिन जगहों पे फ्लॉज आए हैं, जहाँ पे आइंदा खुदा न खास्ता मुल्क को ऐसी सूरत हाल का सामना हो, तो कौन सी चीज़ें वफाक के पास होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए और क्या चीज़ें होनी चाहिए, ताकि उस पे आइंदा हमें कोई इस तरह की परेशानी ना हो। अब पीपल्स पार्टी को क्या मसला है 18वीं तरमीम से? वो क्यों कहते हैं कि हमारी सियासी ज़िंदगी और मौत का मसला है? उनके खांचे बंद हो जाएंगे, उनके खाबे बंद हो जाएंगे, उनकी करप्शन और लूट मार ख़त्म हो जाएगी। उनको जो हज़ार अरब मिलता है, जिसमें से वो अपने किकबैक्स लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से पैसा खर्च करते हैं, वो सारी अयाशी ख़त्म हो जाएगी। वो जरदारी साहब, वो जो बड़े साहब का सिस्टम जो JIT ने बताया, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मामलात हैं जिस वजह से पीपल्स पार्टी कहती है कि हम किसी सूरत में 18वीं तरमीम पे बात नहीं होने देंगे। बात तो मेरा ख्याल है होगी। वो जो जिस तरह लुडेन जाफरी कहते हैं कि ये तो होगा। अब ये तो होगा जब ये नज़र आ रहा है कि सब कुछ वफाक ने करना है और आपने सब कुछ वफाक पे डालना है। जो अच्छा करें तो और वफाक करे तो उसका क्रेडिट भी आपने लेना है। किट्स अगर कराची पहुंचती हैं चाइना से तो आप कहते हैं जी हमें आई हैं, हम एहसान करें, बाकी सूबों को दे रहे हैं। हालांकि वो बाद में पता ही भी चल गया कि वो कराची एयरपोर्ट पे आई थी और इन्होंने कहा ये हमारी हैं। और अगर कोई चीज़ बुरी होती है तो वो आप वफाक पे डाल देते हैं। मीठा मीठा हाप हाप, कड़वा कड़वा थू थू। तो मेरा ख्याल है कि आप एक बार इस पे बात मुसलसल होनी चाहिए और जिन चीज़ों पे रिव्यू करना है उन पे रिव्यू होना चाहिए। बल्दियाती निज़ाम जो है वो बेहतर बल्दियाती निज़ाम चारों सूबों में होना चाहिए। इख्तियारात जो हैं वो तकसीम होने चाहिए, नीचे की सतह तक इख्तियारात होने चाहिए, फ़ंड की तकसीम नीचे तक होनी चाहिए। ये KPK में महकल तजर्बा किया था, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बताया था, या अगर ऐसा नहीं है तो पंजाब में भी कम अज़ कम ये होना चाहिए कि विलेज सतह तक ये मामला जाने चाहिए। फ़ाइनेंशियल आप लिया, बखर, मियाँ वाली या अंदरूनी सिंध, आप बलूचिस्तान KPK के इलाके जो हैं, DI खान जैसे है, आप DI खान की जो एक तहसील है, उस तहसील का जो एक या जो इलाका है, कुलाची पे एक इलाका है, जो भी इलाके हैं छोटे छोटे इलाके हैं, वहाँ पे कौंसल्स होनी चाहिए। उनको बताया जाए कि इस कौंसल को आपके गांव के लिए 1 करोड़ रुपया है, आपने अपने गांव में जो बनाना है बनाएं, जो करना है करें। आप तहसीलात के पास फ़ंड्स होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट्स के पास फ़ंड होने चाहिए, वो अपनी मर्ज़ी से फ़ंड जो है वो करें, खर्च करें। मुकामी सतह पे लोग बैठ के फ़ैसला करें कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और उसके मुताबिक उनको वो ऑनरशिप भी लें, वो फ़ैसले करें। और जब निचली सतह पे डायरेक्ट पैसे जाते हैं तो उसमें करप्शन जो है वो बहुत कम होती है लेकिन बहुत कम होती है। जब आप ऊपर के लेवल से पैसा खर्च करते हैं, उसमें ऊपर बैठा हुआ जो सूबे की सतह पे ब्यूरोक्रेट है या कोई सियासतदान है वो अपना काट रखता है, वो नीचे आता है डिवीजन लेवल पे वो अपना काट रखते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, फिर नीचे जाता है, वो जितना पैसा होता है आधा उसमें से करप्शन की नज़र हो जाता है। तो मेरा ख्याल है 18वीं तरमीम पे बिल्कुल बात होनी चाहिए और इस पर बिल्कुल इसमें जो चीज़ें गलत हैं उनको ठीक होना चाहिए और जो सूबों के पास इख्तियारात हैं वो नीचे ज़िलों तक, तहसीलों तक जाने चाहिए, बल्दियाती सिस्टम होने चाहिए। और ये खेल अब ख़त्म होना चाहिए कि एक वज़ीर आला के हाथ में सब इख्तियारात हैं, वो अपनी मर्ज़ी से पैसे खर्च कर रहा है, वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए पैसे जो खर्च करता है किसी को पता नहीं है कैसे हो रहे हैं कैसे नहीं हो रहे। अब मेरा ख्याल है 18वीं तरमीम पे बिल्कुल बात होनी चाहिए, जो चीज़ें तब्दील होने वाली हैं वो तब्दील होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा हसनात मलिक साहब के साथ जो वीडियो है वो कि सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है इस पर कि कहाँ कहाँ पे वफाक को मजबूत होना चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामिल असरो। अल्लाह हाफ़िज़।